हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ रियली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नींद में हो, जागे हुए हो, कैसे हो? अरे अभी अभी हमने खत्म किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने खत्म किया है हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर। और हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ कर लिए जाएं। अगर उनके क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, आपको सारे के सारे रिवीजन हो जाएगा, आपको सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। तो अब हमने क्या किया है, हमने एनटीए अभ्यास हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस निकाल के उनको सबको ज्वाइन करके इस समय हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो जुड़िए मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं एनटीए अभ्यास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। My name is Anup Vashist. I am an MSc in chemistry from University of Delhi. 23 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप लीजिए इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस का जितना बेनिफिट ले सकते हैं ले लीजिए। ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके साथ आप जुड़ना चाहेंगे, और जुड़िए, जरूर जुड़िए, एंड दैट इज t.me/unacademy-neat_official। अच्छा खासा लंबा नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जुड़ जाइए जिससे कि सारे के सारे जितने भी क्लासेस हो रही हैं उन सब के लिंक्स आपको मिल सके, सारे की सारी क्लासेस आप अटेंड कर सके, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द टेलीग्राम चैनल। एंड देन यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पर अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स की सारी क्लासेस के अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। सो गो अहेड विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पे सारे के सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप जितनी मर्जी बार चाहे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हमारे पास 24 मंथ है, 12 मंथ, और इंपॉर्टेंट बात है 18 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिकली 2022 स्टूडेंट्स के लिए है। दिस इज द 18 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 स्टूडेंट्स। गो अहेड एंड टेक इट। ये प्लस में भी अवेलेबल है और ये आइकॉनिक में भी अवेलेबल है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड एवी लाइव। ज्वाइन कीजिए एवी लाइव कोड और उसके अंदर आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। और जल्द से जल्द ले लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्च ऑनवर्ड्स प्राइस जो डिस्काउंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो 28 फरवरी तक ही डिस्काउंट 10% है, उसके बाद ये डिस्काउंट 5% हो जाएगा। सो बी केयरफुल विद दैट एंड जुड़िए हमारे साथ इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। यहां पर भी हमारे पास 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी हमारे पास 18 मंथ सब्सक्रिप्शन है। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन 2022 वालों के लिए है, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 2021 वालों के लिए है। So go with the 6 month and 18 month subscription. Use the code AVLive to get the 10% discount on each of these subscription. So शुरू करते हैं एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चित्त। So let's get along with the question. The first question we have, simple question. 2-phenyl-propene on acidic hydration gives 2-phenyl-propene on acidic hydration. चलिए एक काम करते हैं, जरा 2-phenyl-propene का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ 2-phenyl-propene। तो ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप, और यहां पर हमारे पास है 2-phenyl-propene। तो 2-phenyl-propene हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। दिस कंपाउंड इज 2-phenyl-propene। यहां पे अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी ना, 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज 2-phenyl-propene। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि हम इसके अंदर H+ ऐड करते हैं। वी ऐड H+ टू इट। अगर हम इसमें H+ को ऐड करते हैं देन इन दैट केस ये बॉन्ड यहां पर क्लीव करता है, ये बॉन्ड यहां पर क्लीव करता है, और यहां पर जब ये बॉन्ड क्लीव करता है देन इन दैट केस ये H+ यहां पे अटैच कर सकता है, यहां पे अटैच कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि कौन से कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। देयर आर 2 कार्बोकेटाइन्स व्हिच आर पॉसिबल। तो दोनों कार्बोकेटाइन जरा अब हम बना देते हैं।
हमारे पास एक कार्बोकैटायन तो ये बन जाएगा, यहां पर हमने C है, ये CH3 है और यहां पर भी एक CH3 आ जाएगा, तो यहां पर इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस वुड बी अ कार्बोकैटायन, ठीक है। और दूसरा कार्बोकैटायन जो हमारे पास बन सकता है वो ये वाला है, यहां पर हमने H लगा दिया, इधर H लगा दिया, तो ये यहां पे आ सकता है CH2 और ये है पॉजिटिव। So these are the two carbocations which are possible. तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोकैटायन बन जाता है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। जब हम इन्हें देखते हैं तो इस वाले कार्बोकैटायन में इस बेंजीन रिंग के साथ है कॉन्जुगेशन, इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, और यहां पर ये CH3 और इस CH3 के साथ है हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉन्जुगेशन एंड दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर। और यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ इस हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इस हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए तो यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं और साथ ही साथ बेंजीन रिंग का हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट कार्बोकैटायन। तो यहां पर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर फर्दर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो here the water molecule is going to attack, जिसमें H प्लस निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा, ये CH3 है और ये CH3 है। जब इस कंपाउंड की नेमिंग की बात की जाएगी तो दिस नेम वुड बी 2-phenyl propan 2-ol. So this is going to be the product which is going to be formed by acidic hydrolysis of 2-phenyl propene. हाँ भाई, 2-phenyl propene की ही हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2-phenyl 2-propanol या फिर 2-propan 2-ol. तो this is not the answer, this is not the answer, this is not the answer. So that is the answer. Simple answer हमने सीधा सीधा निकाल लिया कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? आप सबके वीडियो क्लियर हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। सबके वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है सर। पीपल से दैट you are god of chemistry, for you are not god of chemistry but you are chemistry. I am very glad to thank you Siddhant बेटा। God is too big a word, I am just a teacher. इसमें क्या कहने वाली बात है, आपको समझ में आ रहा है? दैट इज एक्सीलेंट बेटा। सजन गुप्ता, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, वीडियो क्लियर नहीं थी तो अभी अभी मैंने बता दिया। ये देखिए, ये सारा का सारा हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की है। चलिए अब हम बात करते हैं। द अल्कीन C6H6 प्रोड्यूसिंग दिस ऑन ओजोनोलिसिस इज, एक मिनट, सबसे पहली बात, ये C6H6 नहीं होगा, ये C6H12 होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी C6H6, दिस इज गोइंग टू बी C6H12। 6 कार्बन है। ऑन ओजोनोलिसिस इज, ये कौन सी अल्कीन होगी? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, हेक्सीन 3 जैसी कोई चीज नहीं होती। और हेक्सीन नहीं, हेक्सीन 3 होता है। सॉरी, ये मैंने गलत क्या कर दिया। हेक्सीन 3 होता है, ठीक है। हेक्सीन 1 भी है, हेक्सीन 3 भी है, साइक्लोहेक्सीन भी है और 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे 6 कार्बन है। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के अंदर 7 कार्बन, देयर आर 7 कार्बन। तो ये तो पहले ही रूल आउट कर दीजिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जब हम हेक्सीन 1 और हेक्सीन 3 की बात करते हैं तो हेक्सीन 1 का मतलब ये है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो यहां पर जब हम इसको क्लीव कर देते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये CHO आ जाएगा,
और यहां पर हमारे पास आ जाएगा HCHO। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। यहां पे पेंटानल बन जाएगा और यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। जब हेक्सीन 3 की बात करेंगे तो हेक्सीन 3 में 1 2 3 4 5 6 यहां पर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां से क्लीव होगा एंड वी आर गोइंग टू गेट C 1 2 3 डबल बॉन्ड O, यहां पर CHO आ जाएगा और यहां पर भी C 1 2 3 डबल बॉन्ड O CHO आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गेट CHO एंड वी आर गोइंग टू हैव द हेक्सीन 3। ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द 2 कंपाउंड्स। अब यहां पर तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो ये है। अब यहां पर क्या है, साइक्लोहेक्सीन हमारे पास है। साइक्लोहेक्सीन को अगर हम ऐसे लेते हैं, ये है साइक्लोहेक्सीन। जब यहां पे ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ओजोनोलिसिस के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर उसके अंदर ऑक्सीजन लग जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी, यहां पर ये CHO है और यहां पर ये CHO आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। दिस इज द कंपाउंड एंड दिस इज व्हाट वी वांट। अगर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं तो इसका भी ओजोनोलिसिस किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट कीटोन बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। सो दिस इज द आंसर। तो इसके लिए ये बनेगा। देखो, किसी भी अल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस करना है ना, मैं बहुत सीधी सी बात बताऊंगा। हमारे पास अगर कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन, उसका अगर हमें ओजोनोलिसिस करना है तो सीधा सीधा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, इसे लिखो ऐसे, ये एक कार्बन है, इसे लिखो ये दूसरा कार्बन है और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दो, यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दो। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ट्रिक मान लो, शॉर्टकट मान लो, जो मर्जी मान लो, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग एवर। ये हमेशा सही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं करता। इज इट क्लियर? फाइन। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज ओजोनोलिसिस। चलिए अब अगला देखें। भाई कितना लंबा है। Which of the following statement is are correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, melting point of alkane increases with increase in number of carbon atoms and with increase in branching. Melting point हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहां पे सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन सिर्फ ब्रांचिंग। सिमेट्री अगर बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये सही है, इतना सही है, लेकिन अभी देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम बट विद डिक्रीजेस इन ब्रांचिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता चला जाता है। यहां पे सिमेट्री का रोल नहीं है, यहां पे सरफेस एरिया का रोल है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है सरफेस एरिया कम होता चला जाता है ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से, और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। Cycloalkanes have a lower boiling point than normal alkane with same number of carbon atom. Cycloalkanes will have a lower boiling point than normal alkanes with same number of carbon atoms. सबसे पहली बात यह है कि साइक्लोएल्केन्स और नॉर्मल एल्केन्स के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे। चलो, लेकिन फिर भी आप देखते हैं। Alkenes have lower boiling point than same number of carbon atoms in alkenes. ये स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट और थर्ड डाउटफुल हो जाती है, लेकिन एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कम हो जाता है। तो आंसर नहीं, 1 और 4, 2 और 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 और 2 का हो सकता है, 1, 2, 3 का हो सकता है, या सिर्फ 4th का हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स या फिर 3 और 4th है। सेकेंड वाला आंसर सही है। तो यहां पर अब हमारे पास जो ऑप्शन बन जाती है वो ऑप्शन सिर्फ ये बन जाती हैं कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। यहां पर इन्होंने इसको मान लिया है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सिमेट्री इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड आंसर बन गया है। अदरवाइज इसमें डाउट है, ये आंसर जरूरी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलो, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं। द प्रोडक्ट ए इज, यहां पर हम बात कर रहे हैं Cl2 500 डिग्री सेल्सियस की। जब हम Cl2 500 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहां पे रिडक्टिव, सूदन दास बेटा स्पीड में नहीं करा सकता, आराम से कराना है क्योंकि हमें पूरी तरह क्लियर करना है। इमरान अंसारी, वो क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस था, उसके अंदर कुछ डाउटफुल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि आंसर देखो, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्चुअली नॉट करेक्ट।
ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड और फर्स्ट के साथ है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन एक एम्बिगुअस क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देख सकते आगे। अब यहां पे बात करें, Cl2 इज 500 डिग्री सेल्सियस, CH2 CH3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। एक बात का ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ रैडिकल मैकेनिज्म, ये एक रैडिकल मैकेनिज्म बन जाएगा। अब रैडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, सीधी सी बात है, हमारे पास ये जो Cl2 है वो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करके Cl और Cl बना देता है। अब हमारे पास जब इसकी बात करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की, तो अगर इसको Cl रैडिकल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये रैडिकल, फ्री रैडिकल, इनफैक्ट सिर्फ रैडिकल नहीं होना चाहिए, हमारे पास वर्ड है फ्री रैडिकल, रैडिकल तो कहीं पे भी अटैक कर जाएगा, फ्री रैडिकल, गैसियस स्टेट में फ्री रैडिकल है। फ्री रैडिकल कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, वो हमेशा इस पोजीशन पे अटैक करेगा, दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये Cl रैडिकल इस एलाइलिक पोजीशन पर अटैक कर जाता है, और जब एलाइलिक पोजीशन पर अटैक करता है, देन इन दैट केस द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट वुड बी दिस, दिस इज व्हाट वी गेट एज एलाइल क्लोराइड। तो अगर मैं एल्कीन के साथ रैडिकल का रिएक्शन करवाता हूं, दैट इज फ्री रैडिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, वो फ्री रैडिकल नहीं होते, फ्री रैडिकल गैसियस स्टेट में, और फ्री रैडिकल अटैक इस एल्कीन पे करवाते हैं तो यहां पर ये एलाइलिक पोजीशन पर अटैक करता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, यहां पे 500 डिग्री सेल्सियस पर नहीं करेगा। अगर हम यहां पे उसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 500 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। ये प्रोडक्ट फिर वही बात है, यहां पर तो क्या कर दिया, पंगा ही ले रखा है, यहां पे विनाइलिक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटता, विनाइलिक हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड ऑफ, और यहां का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कार्बन की वैलेंसी गायब कर रखी है, गलत है तो पूरा ही, ठीक है। ओके देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। By the ozonolysis of RCH, CR1, R2, which are the following are the product obtained? Ozonolysis, and we are talking about reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis. जब reductive ozonolysis की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये है R, ये है C, ये है H, यहां पे आएगा C, ये है R1 और ये है R2, ठीक है। अभी अभी आपको बताया कि इसको डबल बॉन्ड को बीच में से हटा दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट R, यहां पे C है, यहां पे H है, यहां पे C है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। यहां पर ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा RCHO प्लस R1 C R2 डबल बॉन्ड O, सेम चीज है, वही लिख दिया मैंने दोबारा। अब यहां पर देखिए क्या है, ये हमें नहीं मिल रहा, दिस इज नॉट वी आर गेटिंग, ये कभी नहीं मिलेगा हमें। R2CO, R2CO हमें नहीं मिला, R2CO हमें नहीं मिला है, देख लो R2CO नहीं बना है, नन ऑफ दीज, पता नहीं। यहां पे देखें R1CO R2, R1CO R2, यस हमें ये मिल गया है, R1CO R2 हमें ये मिल चुका है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ दिस, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ, इससे हमें क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब यहां पर जब इसकी बात करेंगे फिर से वही बात आती है कि हमें H+ ऐड करना है। ये हमारे पास कंपाउंड है, ये CH3, ठीक है। हमने इसमें H+ ऐड किया, जब हम H+ ऐड करते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां बन सकता है, कार्बोकेटाइन यहां बन सकता है। अब एक गड़बड़ है, एक बड़ी प्यारी सी गड़बड़ है, ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बड़ा टिपिकल सा डाउट है, ये तो बन नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर
बड़ा टिपिकल सा गड़बड़ हो गई है। यह भी एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया है, ये भी एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया है। और एम्बिगुअस क्वेश्चन कैसे हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास बन गया ये वाला कार्बोकैटायन, यहाँ पे CH3 है और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहां पर CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा ये। अब ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन कैसे बन गया है, बड़े मजेदार तरीके से एम्बिगुअस क्वेश्चन बन गया है। यहां पे अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं, तो इस कार्बोकैटायन के पास यहां पर है ये 2 हाइड्रोजन, यहां है 1 हाइड्रोजन, यहां है, यहां पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, तो यहां पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। देयर आर 4 अल्फा हाइड्रोजन हियर, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, ओके। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द 2 हाइड्रोजन, 2 कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास कंपाउंड है तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये कार्बोकैटायन हमारे पास आ गया तो ये रीअरेंज कर जाएगा, ये रीअरेंज करके बना देगा ये वाला कार्बोकैटायन। अब सोचने वाली बात ये है कि इसे एम्बिगुअस बना दिया गया, अगर ये बन गया तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा सीधा सीधा ये वाला, और अगर ये बन गया तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा बनेगा, ठीक है। आई थिंक द आंसर वुड बी गिवन एज दिस वन, क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन बनाया गया था, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन मेड एम्बिगुअस वंस अगेन, ठीक है। इमरान अंसारी कह रहे हैं 1-4, 1-4 तो बेटा बन ही नहीं सकता, 1-4 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। ये अगर आप यहां पर लेके चले जाएंगे बेटा, वो 1-4 नहीं हो रहा, ये पैरा पोजीशन पे वो नहीं है, यहां पे थर्ड पोजीशन पे 1-2 थर्ड पोजीशन पे, 1-2-4 पोजीशन पे नहीं है, ओके। चलिए अब अगला देखें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसे कहा जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 फॉर्म्स द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में होता यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज द एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज अ बेस। ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेट कर देता है, ये H2NO3 प्लस बना देता है और साथ में HSO4 माइनस बना देता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, जो इस H2NO3 में से H2O निकाल देता है और ये बन जाता है NO2 प्लस। तो NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, NO2 plus is the electrophile formed by nitrating mixture, ठीक है। Is that clear? H2NO3 plus is the electrophile. कोई कंफ्यूजन? ओके, जल्दी से बताइए अब इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कन्वर्ट द प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कौन कन्वर्ट करेगा। देखो एक बात का ध्यान रखना, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करने का मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब अगर आपने अभी तक अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चंस नहीं किए, देखो हमारा 12th क्लास का अल्काइल हैलाइड का अभी चैप्टर खत्म हुआ है ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, प्लस पे भी खत्म हुआ है, यूट्यूब पे भी खत्म हुआ है। तो अगर आप अल्काइल हैलाइड के चैप्टर अगर आप देखेंगे तो आप इसके अंदर वो सारे के सारे रिएक्शन, अभी अल्कोहल का भी हम कर रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन अभी अभी हमने खत्म किया है, कल की क्लास में ही तो किया है। तो उसमें अल्कोहल वाले में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है। H2O H2SO4 प्रोपेन टू ऑल देगा, अभी हमने देखा था ये प्रोपेन टू ऑल देता है, ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ये प्रोपेन टू ऑल बना देगा। एक्वस KOH इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, एक्वस KOH एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक मिनट, दिस इज HgSO4
H2SO4 H2O, ठीक है, ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है, ये नहीं बनेगा। ये है जो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है अल्कोहल बनाने में। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। This is what we call as hydroboration oxidation. This is what we call as B2H6. This is H2O2. This is OH minus. तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मिल जाता है अल्कोहल्स में। तो इसका मैकेनिज्म हमने अभी सैटरडे की क्लास में किया है, अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के अंदर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर। तो जस्ट वो चेक कर लीजिए क्लास, पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक्स मेजर प्रोडक्ट इज, यहां एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज व्हाट वी हैव एज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। So let's talk about Friedel-Crafts alkylation। बात करते हैं Friedel-Crafts alkylation की। अब Friedel-Crafts alkylation में होता यह है कि कार्बोकैटायन बनता है, हमारे पास है RX, उसको अगर हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये R प्लस प्लस AlCl3X माइनस बना देता है। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, दिस हैज अ कैपेसिटी टू रीअरेंज, ये रीअरेंज कर जाता है एंड फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना देता है। तो यहां पर जब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये जो क्लोरीन निकलेगा यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम हियर, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू रीअरेंज एंड द कार्बोकैटायन इज गोइंग टू कम हियर। तो यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन यहां पे आ जाएगा। अभी जब कार्बोकैटायन अटैक करेगा तो ये प्राइमरी नहीं बनाएगा, ये सेकेंडरी बना देगा। तो आंसर इज नॉट गोइंग टू बी ए, आंसर इज नॉट गोइंग टू बी बी, आंसर इज गोइंग टू बी, ये क्या किया, ये और ये तो सेम है, दिस एंड दिस आर सेम, तो आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज। क्योंकि बनेगा क्या कंपाउंड, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो प्रोडक्ट बनेगा ये। This will be the actual product that is going to be formed. ठीक है। मार्श गैस मेनली कंटेन्स, मार्श गैस किसे कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं मीथेन को, मार्श गैस कहते हैं नेचुरल गैस को। मार्श गैस इज मेनली मीथेन, मीथेन एक्चुअली मीन्स मार्श गैस। तो आंसर इज सी, द मार्श गैस, मीथेन। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, रटा रटाया सीधा सीधा आता है तो आता है, नहीं आता तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। चलिए आगे देखें। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड when 3-methyl-2-pentene reacts with chlorine water। अब जब हम इस क्लोरीन वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझो, क्लोरीन और वाटर का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना देता है HOCl प्लस HCl। यहाँ पे क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। अब इस क्लोरीन के डिस्प्रपोर्शनेशन में होता ये है कि हमें HO माइनस मिल जाता है और Cl प्लस मिल जाता है। दिस Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल जो पहले अटैक करता है, ठीक है। हमें किस पे अटैक करवाना है, हमें एक अटैक करवाना 3-methyl-2-pentene पर, 3-methyl-2-pentene पर, यानी कि हमें रिएक्ट करवाना है 1 2 3 4 5 2-pentene 1 2 3, यहां पर हमें CH3 लगाना है। तो दिस इज गोइंग टू बी CH3, ये CH है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है। तो वी हैव 3-methyl-2-pentene। तो यहां पर सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा Cl प्लस। Cl प्लस कहां पे अटैक करेगा, जिससे कार्बोकैटायन जो बने वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पे बनेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा। तो ये Cl प्लस जब अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 C। यहां पर हमारे पास CH3 है, यहां पर हमारे पास CH2 है, यहां पर हमारे पास CH3 है। तो यहां पर ये आ जाएगा प्लस, एक मिनट, CH2 नहीं, सॉरी, यहां पर हमारे पास लाना है हमें Cl। सो दिस इज गोइंग टू बी CH और यहां पर है Cl। अब इसके ऊपर पानी अटैक करेगा,
जब इस पे पानी अटैक करेगा तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH3 CH, यहां पर है Cl, यहां पर है CH3 और यहां पर आ जाएगा OH। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-chloro-3-methyl pentan-3-ol, यानी कि इसका नाम है 2-chloro-3-methyl pentan-3-ol। दैट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जो नाम बना है। अब देखें यहां पे क्या है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? ये कंपाउंड नहीं बना है, ये कंपाउंड नहीं बना है, ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा। यहां पर पता नहीं किस तरीके से CH3 को मूव कर दिया, आई डोंट नो ये कैसे मूव कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं नाम तो ठीक बनाया ना, 3-methyl-2-pentene, हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर मैंने वही बनाया, सही बनाया है। तो यहां पर यही प्रोडक्ट बनने वाला है। इज इट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ द बिलो कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे देन इन दैट केस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, सिस नहीं, ये ट्रांस बनाएगा, क्योंकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसे बोलते हैं द बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन होता है एंटी, ऑपोजिट साइड से। जब ऑपोजिट साइड से होगा तो ये ट्रांस एल्कीन बना देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, यहां पर मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन हमें यहां मिलेगा, ठीक है, ये यहां आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, कैसे बन जाएगा, तो गलत बना दिया मैंने। एक काम करता हूं, मिथाइल नीचे लिख के ऊपर लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिथाइल, ये हमने कर दिया हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसको हमने ऊपर ले लिया तो ये ऐसे बॉन्ड गया, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है और ये पीछे की तरफ गया, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन। तो दिस इज द कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू एंड अप विद। अब एक बात का ध्यान रखो, ये कायरल कार्बन है, दिस इज द कायरल कार्बन, और जब कायरल कार्बन बना है तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दोनों साइड मिरर इमेजेस एक दूसरे के नहीं हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रिएक्शन, ठीक है। कौन से गिवन कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर बना तो दिया बेटा, पूरी तरह ओपन करके तो बना दिया, और कैसे ओपन स्ट्रक्चर बनाए? इमरान अंसारी, अगर आपको मैं कंफ्यूज लग रहा हूं तो फाइन इनफ, ठीक है, यस आई एक्सेप्ट, ठीक है। मैं तो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था एक एक चीज किस तरीके से होगी। आगे देखें, चलिए अगला देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है? Friedel-Crafts reaction between benzene and acetic anhydride in the presence of anhydrous AlCl3 yields acetophenone and not polysubstituted product। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो एसाइल ग्रुप जुड़ा है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बीइंग अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर बीइंग अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये अलग तरीके से रिएक्ट कर जाता है, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता, डीएक्टिवेट कर देता। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगाओ तो फिर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते, तो यहां पे सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। एसिटोफेनॉन फॉर्म्ड poisons the catalyst preventing further the Friedel-Crafts reaction। एसिटोफेनॉन कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, ये तो मुझे नहीं पता था। चलो चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग Friedel-Crafts reaction alkylation reaction rearrangement of carbocation takes place। ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Carbocation is poor electrophile than acylium ion।
अब ये सोचने वाली बात है कि फिर से इन दोनों में से कौन सी गलत है। एसिटोफिनोन डज नॉट पॉइजन द कैटलिस्ट। एसिटोफिनोन डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, जिससे कि पहला फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस माइट बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द परफेक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एसिटोफिनोन कैटलिस्ट के साथ यानी कि AlCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अटैक नहीं हो पाता। ओके चलिए क्वेश्चन है, अ कंपाउंड C2H8 तो होता नहीं है ना, C4H8 होना चाहिए, C4H8। The compound has to be C4H8, not C2H8. The compound is C4H8, C4H8 भी नहीं होगा, ये होगा C5H8। This compound should be C5H8. C5H8 reacts with ammoniacal silver nitrate to give a white precipitate and reacts with excess of KMnO4 solution to give CH3 whole twice CHCOOH. The compound is, अब एक बात ध्यान रखो, मैंने क्यों बोला C5H8, एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास है टर्मिनल अल्काइंस, ये होते हैं टर्मिनल अल्काइंस। इन टर्मिनल अल्काइंस को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा दें, AgNO3 के साथ या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ, यू कैन से टॉलेंस रिएजेंट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो ये सिल्वर अल्काइनाइड बना देता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर माइनस है, यहां पर Ag प्लस है। दिस इज सिल्वर अल्काइनाइड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट अ सिल्वर अल्काइनाइड, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर अल्काइनाइड, ठीक है। अब इस सिल्वर अल्काइनाइड इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस ही शो कर पाते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन शो नहीं करते, अल्कीन शो नहीं करते, अल्केन्स तो बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ये अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट हो जाता है। तो अब अगर हम यहां पे इसकी बात करें तो सीधी सी बात है, पहली चीज तो ये कंपाउंड एक टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, तो ये कंपाउंड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डाइईन है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी डाइईन है। तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते। अब बात आ गई बी और सी की, तो यहां पर हमारे पास सीधा सीधा अगर हम इस कंपाउंड का, सी कंपाउंड का रिएक्शन करवा देते KMnO4 से, तो KMnO4 से रिएक्शन करवाने पर ये पार्ट निकल जाता है, दिस पार्ट गोज ऑफ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसका जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड वुड कम आउट टू बी CH3CH2 होल ट्वाइस COOH, 3 1 2 3 4 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, यहां पे CH3 होल ट्वाइस है, तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बनेगा क्योंकि ये वाला जो CH है ये बाहर निकल जाएगा एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना के ये CH बाहर निकल जाता है। एक्सेस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन टू गिव दिस, तो यहां पर ये देखो और ये देखो, ये दोनों सेम है। तो पहली बात तो हमें पता चल गया कि टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, दूसरा हमें ये पता चल गया कि एक कार्बन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए टर्मिनल अल्काइन का क्या स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये जो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है वो हमें बता रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्मिनल अल्काइन, और ये हमें उसका स्ट्रक्चर बता रहा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। एनी कंफ्यूजन हियर? बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पर नहीं है। थैंक यू रामकृष्ण। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू डू इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आप आ जाइए प्लस क्लास के अंदर। प्लस क्लास में रात को 11 बजे, आज भी रात को 11 बजे हम रेजोनेंस की बात करने वाले हैं, तो बी देयर, लेट्स डू इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
2-methyl pent-2-ene on reductive ozonolysis will give 2-methyl pent-2-ene। एक बार फिर से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, क्या होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब यह है कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, इसको यहां से ब्रेक कर दिया जाए। जब यहां से इसको ब्रेक करोगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहां पर ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहां पे O डबल बॉन्ड C ये आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और जब इसकी बात करते हैं देन इन दैट केस यहां पर हमारे पास कंपाउंड क्या है, हमारे पास कंपाउंड है 2-methyl pent-2-ene। 2-methyl pent-2-ene। पहले तो 5 मैं ऐसे बनाऊंगा यार, ऐसे मुझसे ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2-methyl pent-2-ene, दिस इज 2-methyl pent-2-ene, दिस इज CH3, यहां पर आ जाएगा CH, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा CH3। तो दिस व्हाट वी हैव फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने का सीधा सीधा प्यारा सा तरीका है, कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं है, किसी मैकेनिज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एज दैट, आपको इसे यहां से ब्रेक कर देना है। डबल बॉन्ड हटा दीजिए, दोनों साइड को लिख दीजिए दोबारा, इसको लिखिए CH3, ये C है, यहां पे CH3, ठीक है, यहां पर ये है CH, दिस इज CH2, दिस इज CH3, ठीक है। यहां पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड O, यहां पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड O और ये प्रोडक्ट बन गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन, दैट इज प्रोपेनोन, एंड दिस कंपाउंड इज प्रोपेनल। प्रोपेनल, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। प्रोपेनल एंड इथेनल नहीं, प्रोपेनल ओनली नहीं, प्रोपेनल एंड इथेनल नहीं, प्रोपेन एंड प्रोपेनल नहीं, प्रोपेन नहीं है भैया, प्रोपेनोन है यार, क्या करते हैं। दिस इज प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। तो दिस वुड बी द आंसर। यहां पर ये गलत मिसप्रिंट हो गया, प्रोपेन टू ऑल तो बन ही नहीं सकता। रिडक्शन के हम प्रोपेन टू ऑल थोड़ी ना बना देंगे, तो प्रोपेनोन बनेगा। ओके, चलिए ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ऑप्शन को छोड़ो, दिस इज द करेक्ट वे। क्लियर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए अगला देखते हैं। An alkene A on ozonolysis gives a mixture of 2 carbonyl compounds. Okay, mixture on Clemenson's reduction gives just 1 alkane. B is the lowest alkane which in pure form cannot be prepared by standard Woods method. Okay. अब इसके अंदर ना हमारे पास कई सारे के सारे आंसर्स हैं, तो चलिए बिना ऑप्शन देखे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिना ऑप्शन देखे, ठीक है। Alkene A on ozonolysis gives a mixture of 2 carbonyl compound, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अनसिमेट्रिक एल्कीन, पहली चीज। दूसरी बात, मिक्सचर ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन गिव्स जस्ट 1 एल्कीन, मतलब कि दो जो पार्ट है अनसिमेट्रिक एल्कीन के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो दूसरी चीज, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन दोनों पार्ट्स में, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ओवरऑल एल्कीन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ओवरऑल एल्कीन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद B is the lowest alkane which in pure form cannot be prepared by standard Woods method. Lowest alkane which cannot be prepared by Woods method. Woods coupling method से प्योर फॉर्म में इसे नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इम्प्योर फॉर्म में बनाया जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि दिस इज एन ऑड कार्बन एल्केन। तो वो एल्केन जो वुड्स रिएक्शन से बनाई जा सकती है लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं, तो ये मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि मीथेन तो वुड्स रिएक्शन से बनाई ही नहीं जा सकती। तो कौन सी बनाई जा सकती है? लोएस्ट एल्केन इज प्रोपेन। क्योंकि उसमें 3 कार्बन है, उसके लिए हमें वुड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे। अगर 2 अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे तो हमें 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर मिल जाएगा, प्योर कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो यहां पर तो हमने ऑप्शन देखे बिना, कार्बन फॉर्मूला देखे बिना ही आंसर बता दिया। ये कंपाउंड क्या हो सकता है? यहां पर हमारे पास ये कंपाउंड होना चाहिए CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3।
दिस शुड बी द कंपाउंड, क्योंकि यहां पर आपके पास अगर इसको बनाते हो तो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन बन जाएगा, दोनों का क्लेमेंसेंस रिडक्शन करते हो तो दोनों में प्रोपेन मिलेगा। तो आंसर वी हैव गॉट, अब सीधी सी बात है, यहां पर हमारे पास होने चाहिए 6 कार्बन। यहां पर इसको अगर कोजोलिसिस कर दिया जाता तो हमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है, मिक्सचर नहीं, तो ये गया। इसके अंदर बात करेंगे, ये हमें आंसर दे देगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो यार इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये लोएस्ट नहीं है, बन तो ये भी जाएगा, करेक्ट तो ये भी है, लेकिन लोएस्ट एल्केन नहीं है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4 5। हाँ, पहली कंडीशन को तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये लोएस्ट एल्केन की सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये गलत है। और यहां पर भी एक ये भी कर रहा है, लेकिन ये भी लोएस्ट नहीं है, और ये वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला तो वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। दिस बिकम्स द आंसर। किसी को कोई दिक्कत? रोहित कुमार मीना, बेटा हिंदी चैनल भी चल ही रहा है ना। ये कौन सी क्लास का, 11th क्लास का टॉपिक है। ओके नहीं बेटा, ओजोनोलिसिस के अंदर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर जरूरी हो जाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक की प्रेजेंस में होता है या डायमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में होता है, जिससे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है वो कंज्यूम हो जाए। तो यहां पे ओजोनोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, जिसे कंज्यूम करना जरूरी हो जाता है। हाँ जी बेटा, लोएस्ट से ऑप्शन चेंज हो रहा है, अगर लोएस्ट ना लिखा होता तो बी और सी दोनों आंसर बन जाते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। N-propyl chloride reacts with sodium metal in dry ether to give N-propyl chloride। N-propyl chloride देखें क्या होता है, CH3CH2CH2Cl। N-propyl chloride ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, तो यहां पर हो जाएगा वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन होगा तो बिल्कुल सीधा सीधा ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, CH3 CH2 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 एंड CH3, तो यहां पर बन जाएगा N-हेक्सेन। So this is what we have as N-हेक्सेन is the compound। ठीक है, देखें जरा, यहां पर है ना हमारे पास 1 2 3 4 5, ये तो है नहीं। वुड्स रिएक्शन में ऑड कार्बन अल्केन नहीं बनेगा, 1 2 3 ये भी नहीं बनेगा, और 1 2 3 4 प्रोपाइल है, ये नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक ज्यादा लगा दिया, ये भी नहीं बनेगा, एक ये वैसे 6 होने चाहिए, कहीं तो इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ है, क्या हो रहा है यार, कार्बन की काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है। आंसर इज हेक्सेन, कोई टेंशन नहीं है, हेक्सेन इज द कंपाउंड। The reaction condition leading to the best yield of C2H5Cl are, C2H5Cl की सबसे अच्छी yield किसमें बनेगी? देखो बेटा, एक बात सीधी सीधी है, अगर हमारे पास C2H6 में क्लोरीन, तो यहां पे मिक्सचर मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट अ मिक्सचर। ठीक है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सबका मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास कुछ है नहीं। अगर Cl2 एक्सेस में लेंगे तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी C2Cl6, यहां पे C2Cl6 बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम यहां पे लेते हैं C2H6Cl2 एक्सेस डार्क रूम टेम्परेचर, तो यहां पर हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर लाइट होना जरूरी है, तो यहां पे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम C2H6 एक्सेस में लेते हैं और Cl2 स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, तो यहां पर हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनने के चांसेस, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनोक्लोरिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्लोरीन कम है और इथेन ज्यादा है, तो इस वजह से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, कोई कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है, हेलो प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी, नित्यानंद सर, स्लाइड तो अंग्रेजी में है, हिंदी में भी, हिंदी में यार स्लाइड बनाना पॉसिबल नहीं है, ये दिक्कत है। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखें।
और कहां से रिएक्शन हो सकता है, और कौन कौन से है? लाइट हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, लाइट नहीं है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये लाइट नहीं है, लिक्विड है। क्या हो रहा है ये सारे के सारे? लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग, तोड़ दो उनको, ठीक है? तो तोड़कर उनको कमर्शियली इंपॉर्टेंट लो मोलर मास हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट लो मोलर मास हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय क्रैकिंग, तोड़ के, ठीक है? चलिए, सो दैट इज व्हाट वी हैव। हाइड्रोलिसिस तो एल्केन्स का होता नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स का। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर और अल्कोहल्स वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर तो सेपरेशन के लिए होता है, क्रैकिंग के लिए नहीं। ओके, चलिए अगला देखें। Which of the following reaction will not result in the formation of कार्बन-कार्बन बॉन्ड? किस में कार्बन-कार्बन बॉन्ड नहीं बनते? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनते हैं। यहां पर हमारे पास एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो कार्बन-कार्बन का एक नया बॉन्ड बन जाता है। ओके, रायमंड-डायमंड रिएक्शन में भी कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनता है। कैनिज़ारो's रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? इसमें रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, तो दिस वुड बिकम द वन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता। वुड्स रिएक्शन तो वुड्स कपलिंग होता ही है। खैर, यहां पर ये रिएक्शन सारे के सारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए बाकी सारे रिएक्शंस के बारे में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज मोर फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट, ये 11th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। CH3CH ये है आइसोपेंटेन, ठीक है? तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जब हम N की बात करते हैं तो N के अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर वी आर इंक्लूडिंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल। दिस इंक्लूड्स द ऑप्टिकल यानी कि एनांशियोमर्स एज वेल, एनांशियोमर्स ऑल्सो, ठीक है? जब हम यहां की बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का फर्क है। एनांशियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, तो इस वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एनांशियोमर्स को यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। वो डायस्टीरियोमर्स सेपरेट हो जाते हैं लेकिन कॉन्फॉर्म ये एनांशियोमर सेपरेट नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कितने बनेंगे। हमारे पास है 1 2, यहां से ये वाला नंबर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, दिखेगा नहीं। 1 2 3 4 5 ये कंपाउंड है, ठीक है? स्ट्रक्चर कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां पे जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने वाले हो तो यहां पे 4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। अब यहां पर अगर हम देखें कि कायरल कौन कौन से यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं, तो अगर यहां पर इस जगह पे क्लोरीन लगता है तो यहां पर 2 आइसोमर बनेंगे क्योंकि ये कायरल बन जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर यहां पर होता है तो भी ये कायरल बन जाएगा, उस केस में ये वाला कार्बन कायरल बन जाएगा। बना के देखो। और हां, अगर इसमें कायरलिटी में कंफ्यूजन हो रहा है देन इन दैट केस इस बार संडे को जो क्लास होने वाली है शाम को 7 बजे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। 7 से 10 बजे तक की क्लास है, बहुत बढ़िया तरीके से लंबी चौड़ी क्लास होगी जिसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस किए जाएंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा, तो हियर वी हैव दिस वन। तो यहां पर भी 2 आइसोमर बन जाएंगे। यहां नहीं लिखना चाहिए मुझे। यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो 2 आइसोमर बन जाएंगे, यहां पर भी 2 आइसोमर बनेंगे, यहां पर भी 2 आइसोमर बनेंगे, बाकियों का 1 आइसोमर होगा। 2 2 4 5 6। तो यहां पर हमारे पास 6 है, यहां पर हमारे पास 4 है, तो 6 4 इज द आंसर, दैट इज द बी आंसर। इसका स्ट्रक्चर बना के आपको देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके, जल्दी से आगे देखें, हम और कंपाउंड्स को देखते हैं। Which one of the following alkenes will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation condition? कौन सी एल्कीन सबसे तेज रिएक्ट करेगी जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा?
मतलब कि जो सबसे आसानी से अप्रोच कर पाएगा कैटालिक हाइड्रोजनेशन में, तो यहां पर ये तो सबसे मुश्किल से रिएक्ट करेगा। इसमें है 3 पोजीशन है, ये यहां पर ये ट्रांस है, यहां पर ये सिस है, तो ये ज्यादा आसानी से रिएक्ट करता है क्योंकि एक साइड इसकी फ्री है। यहां पर स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस से ही मतलब हो रहा है। ओके, चलिए अगला देखें। इथिलीन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट। सबसे पहले तो जरा देखें बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। BAEYERS reagent. Bayer's reagent. Bayer's reagent is 1% alkaline KMNO4 cold. ठीक है, यहां पे हम हॉट की बात नहीं कर सकते, हम कोल्ड की बात करते हैं, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट क्या कर सकता है? बेयर्स रिएजेंट सारे के सारे अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, बेयर्स रिएजेंट सारे के सारे अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, बेयर्स रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, बेयर्स रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट एल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब बेयर्स रिएजेंट एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये एल्कीन है, बेयर्स रिएजेंट में है MnO4-, Mn, यहां पर है O, यहां पर है O, यहां पर है O और यहां पर है O-। तो बेयर्स रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पेयर के तरीके से अटैक करता है। तो यहां पर ये बॉन्ड यहां क्लीव हो जाता है, ये बॉन्ड पहले यहां क्लीव होता है, ये फिर यहां अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां क्लीव होता है और ये यहां अटैक करता है। तो इस तरीके से यहां पे हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाता है। साइक्लिक प्रोडक्ट हमें ऐसे मिलता है। इसका होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। वी गेट द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके मिलता है हमें दिस इज एक्चुअली अ सिंक्रोनस एडिशन, सेम साइड जिसे हम कह सकते हैं दिस इज द सिंक्रोनस सेम साइड एडिशन ऑन अल्कीन। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिएजेंट्स X and Y रेस्पेक्टिवली आर। ये एक रट्टे वाला क्वेश्चन है, और ये रट्टे वाला क्वेश्चन ये है कि जब हम NaNH2 यूज करते हैं टू फॉर्म द अल्काइन, ये बनाता है टर्मिनल अल्काइन, और जब हम अल्कोहलिक QH यूज करते हैं तो वो बनाता है नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो यहां पर X is going to be converting this into non-terminal alkyne, तो X would be alcoholic KOH, तो X turns out to be alcoholic KOH। ठीक है, और Y जो नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट विल बी NaNH2। अब ये देखने वाला है कि पूछा क्या गया है। X and Y respectively are, X is alcoholic KOH और Y is NaNH2, alcoholic KOH and NaNH2. This is the answer. ठीक है, आगे बताएं, आगे ही तो बता रहे हैं अमन मौर्य, हम रुके हुए थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। Select the reagent used to bring about the following transformation: but2-ene to ethanol, but2-ene to ethanol, ozonolysis। सिंपल, हमारे पास है but2-ene CH3CH डबल बॉन्ड CH3। हमें यहां से इसे ब्रेक करके डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगाना है। तो ये काम कौन करता है? ओजोनोलिसिस, एंड दैट टू रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव हो गया तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ये बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। pyridinium क्लोरोक्रोमेट अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबका आंसर आ रहा बढ़िया तरीके से। सी आंसर आ चुका है हमारे पास। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है? एक बात का ध्यान रखना, ब्रोमीन अगर हम बात करते हैं, ब्रोमीन इज हाईली सेलेक्टिव, ठीक है, और ये 3 डिग्री और एलाइल और बेंजाइल पोजीशन पर ही अटैक करता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी पोजीशन पर अटैक नहीं करता। तो ये अगर अटैक करेगा तो ये सिर्फ इस पोजीशन पर अटैक करेगा और किसी पोजीशन पर ब्रोमीन अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी सेलेक्टिव होने की वजह से ये सिर्फ सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन पर ही अटैक करता है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? ओ यहां पे हमें कार्बोकेटाइन भी चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास है पीएच, वी हैव पीएच दैट इज द बेंजीन रिंग, ठीक है, और पीएच के साथ यहीं पर ही सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, फिर मिथाइल है। तो चलिए बना देते हैं। यहां पर है सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर है CH3। हम रिएक्ट करवाने इसको H3O प्लस Hg2 से। जब H3O प्लस Hg2 से रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर एक और बात है, यहां पे मर्क्यूरिक भी है और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहां पर जब रिएक्शन की बात की जाती है, दिस इज एक्चुअली 1% HgSO4 विद 40% H2SO4। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब यहां पर जब रिएक्शन होता है तो OH उस कार्बन पे आएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। H2O में OH वहां आएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और ये अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो देयर इट इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जब अटैक करवाया, देन इन दैट केस ये बन जाएगा, ये कंपाउंड पहले तो ये बनेगा, उसके बाद वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये बनेगा C, यहां पर आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड CH और CH3 आएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू शो TAU टॉटोमेरिज्म शो करेगा, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म So this is going to be the compound which is formed. अब जरा देख लें कौन सा कंपाउंड बन रहा है यहां पर। ओके, दिस इज द आंसर। ये रहा आंसर, कोई टेंशन, बढ़िया है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द आंसर। ओके, चलिए द रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग। अच्छा ये देखो, ये अल्काइन है और ये ट्रांस है, ठीक है। लिंडलर्स कैटलिस्ट हाइड्रोजन अगर यूज किया जाता है तो वो सेम साइड अटैक करवाता है, सिंक्रोनस एडिशन करवाता है और सिंक्रोनस से सिस एल्कीन बन जाता है। जबकि अगर आप यूज करते हैं बर्च रिडक्शन की, यहां पे सोडियम NH3 की बात करते हैं, तो वो देता है एंटी एडिशन। अच्छा एक बात है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट रिएक्ट करता है लेकिन ये सिस दे देता है, ठीक है। लिथियम NH3 हो सकता है, सोडियम NH3 हो सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो सीधा सीधा अल्केन दे देगा।
लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन है, लेकिन वो एल्कीन दे देता है, पॉइजन पैलेडियम है ना। तो लिथियम NH3 इज व्हाट वी कॉल एज बर्च रिडक्शन। This is what we call as the Birch reduction. What product is obtained when alcoholic solution of ethylene dibromide is heated with granulated zinc? Granulated zinc के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं इथिलीन डायब्रोमाइड को, सबसे इंपॉर्टेंट बात इथिलीन डायब्रोमाइड है, इथिलीन डायब्रोमाइड इज दिस। अब अगर इसको हीट कर दिया जाता तो सीधा सीधा जिंक के साथ हीट करने पर ये निकल जाता है, यहां से क्लोरीन निकल जाता है, इसका डीहैलोजनेशन हो जाता है और ये एक तरह से वुड्स की तरह का रिएक्शन होता है पर इंट्रामोलिकुलर हो जाता है। तो जब यहां पर होता है तो ये बड़े आराम से बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सी बात है। दो हैलोजेंस निकल जाते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल निकल सकते हैं तो वो खुशी खुशी निकल जाते हैं। एंड सो वी आर गोइंग टू गेट सिंपल थिंग कॉल्ड इथाइलीन। इससे इजी क्या हो सकता है, इथाइलीन, दो क्लोरीन निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, ZnCl2 साथ में बन गया। तो हियर इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड ZnCl2। ठीक है, तो ये इथाइलीन बना देता है। इथाइलीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन इज कॉल्ड एसिटिलीन। इसे एसिटाइलीन कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और हां, कहीं भागिएगा मत, आज फिर हम एक क्विज करने वाले हैं। उस क्विज के अंदर वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस एंड लेट अस सी हाउ मेनी यू कैन आंसर। द रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। सबसे पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं। यहां पर ये कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड है CH2 Br Br। और बनाना क्या है? बनाना हमने है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। आई थिंक हमें आंसर मिल गया, हमें मिल गया। यहां से हमें HBr निकालना है, 2 बार HBr यानी कि डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना है। 2 बार डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करने के लिए पहली बार हम अल्कोहलिक KOH यूज कर लेते हैं, दूसरी बार हम NaOH2 यूज कर लेते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा। हाउ डू वी कैन प्रिपेयर द अल्काइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नायरा? बेटा अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो देन इन दैट केस यू आर सपोज टू ब्लॉक दैट पर्सन। सुनो ही मत, सीधा सीधा ब्लॉक कर दो। ओके फाइन। ओ ओ ओ ओ सॉरी। अरे यार, मैंने इसको एक्वस को अल्कोहलिक पढ़ लिया। देखा, सिली मिस्टेक हो गई ना आपकी संगति में रहते रहते। सिली मिस्टेक कर दी मैंने आपकी संगति में रहते रहते। आंसर वुड बी C नॉट D। इट वाज गोइंग टू बी अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। यहां पे एक्वस को मैंने अल्कोहलिक पढ़ लिया। सॉरी हो जाती है। ओके, वाई एक्वस नहीं है यार, सोमकांति, गलती से हो गया एक्वस। मैंने उसको एक्वस को अल्कोहलिक पढ़ लिया। ओके चलो आगे देखें। A knocking sound is produced in the engine when the fuel। ये एक खतरनाक वाला क्वेश्चन है। नॉकिंग का मतलब क्या होता है? नॉकिंग इज प्री इग्निशन ऑफ द फ्यूल। जब एग्जॉस्ट वो जब कंप्रेशर हो रहा होता है ना, तो फ्यूल पहले बर्न कर जाता है। और फ्यूल पहले बर्न कब करता है? जब उसके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन डाल दिए जाए। और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर उस फ्यूल के अंदर डाल दिया जाए, देन इन दैट केस वो प्री इग्निशन हो जाता है, जिसकी वजह से नॉकिंग शुरू हो जाती है। यहां पर अगर पेट्रोल के अंदर डीजल डाल दें, कैरोसिन डाल दें, तो भी नॉकिंग होगी। तो ये बात होती है जब शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन डाल दिया जाता है तो नॉकिंग शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर? In the following reaction, the product R is CaC2 H2O hot iron CH3Cl AlCl3। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। CaC2, इसके अंदर डाल दिया पानी। जब इसके अंदर पानी डालते हैं तो बनता है C2H2। दिस इज कैल्शियम एसिटाइलाइड। C2H2 को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है, रेड हॉट Fe ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है, तो ये बन जाता है
प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बेंजीन। अब इस बेंजीन को हम फर्दर रिएक्ट करवा देते हैं किससे? बेंजीन को हम रिएक्ट करवा देते हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसे कहा जाता है FC रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है, अल्कोहल एक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एंड इट इज एबल टू फॉर्म टोल्यूइन। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? टोल्यूइन है, एन प्रोपाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है। तो यहां पर इन चार ऑप्शन के हिसाब से दिस शुड बी टोल्यूइन। तो टोल्यूइन हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर बन जाता है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर क्विज कर लेंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करके हम क्विज बना लेते हैं। विच इज एसिडिक इन द गिवन हाइड्रोकार्बन? इनमें से एसिडिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इन द बॉन्ड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। यहां पर ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, ये भी एक एल्केन है, ये एक एल्कीन है। दिस इज द टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन में ही किया था कि टर्मिनल अल्काइन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ये टर्मिनल अल्काइन का काम होता है, उनके अंदर हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। तो दिस इज द टर्मिनल अल्काइन एंड दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक। Which of these will produce the highest yield in Friedel-Crafts reaction? इनमें से कौन सा Friedel-Crafts रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा? अब ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, रियली ये बहुत ट्रिकी सवाल है, समझे? यहां पर आप सीधा सीधा आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप तो NH2 है। लेकिन प्रॉब्लम यह है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर लुइस एसिड डालते हैं वो लुइस एसिड इसके साथ रिएक्ट करके आगे रिएक्शन होने नहीं देता। तो ये आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, इसमें तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होते ही नहीं है। मेटा डायरेक्टिंग में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते। तो यहां पे एक बड़ी मजेदार सी बात हो जाती है। ये क्वेश्चन ना पूरे के पूरे कंसेप्ट का, सारे के सारे कंसेप्ट को यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर आंसर हो जाता है CH3। दिस गिव्स द मैक्सिमम यील्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होते ही नहीं। फिनॉल में मुश्किल से होते हैं, एनिलीन में नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव। देखा कि हम कितने आसानी से कितना ट्रिकी सवाल बना सकते हैं। सारा का सारा सवाल इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि आखिरकार हमने ऑप्शन क्या दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। The reaction of C6H5CH double bond CHCl3 with HBr produces C6H5CH CHCl3 with HBr produces। ये भी एक मजेदार सा क्वेश्चन है। रियली मुझे पसंद आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट ये है। दिस इज द रिएक्टेंट CH डबल बॉन्ड CHCH3। यहां पर आप सो कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते। मार्कोनिकॉफ रूल इस बारे में बात करता है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पे तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे कोई रिच ही नहीं है, तो रिच रिचर कैसे बनेगा? ये तो दोनों ही पुअर है या दोनों ही रिच है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट का, और वो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर आप इसको HBr के साथ ट्रीट करते हो, व्हेन यू ट्रीट इट विद HBr, तो पहला अटैक होता है H+ का। जब H+ का अटैक होता है तो दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं। एक कार्बोकैटायन बन सकता है ये वाला। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी कार्बन के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एक कार्बोकैटायन ये बन सकता है और दूसरा कार्बोकैटायन आपके पास ये बन सकता है। दैट्स गोइंग टू बी दिस। अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो इस कार्बोकैटायन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेट करने के लिए। दिस कार्बोकैटायन हैज 5 अल्फा हाइड्रोजन टू हाइपर कॉन्जुगेट। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं, तो इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन टू हाइपर कॉन्जुगेट। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है
हाइपर कॉन्जुगेट करने के लिए। तो प्लीज प्लीज रुको 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 रुको, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट इसका ज्यादा बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें इससे मिलेगा, और इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन के अंदर दो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट बन सकता है तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी दिस कार्बोकैटायन। सो यहां पर हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा? HBr के साथ रिएक्शन करना है, रिंग पे अटैक नहीं होगा, Br माइनस है, यहां पर अटैक, ये तो मजाक है क्या? ये कहां से बन जाएगा? यहां पर तो है ही नहीं Br की जगह। यहां पर अब दोनों में से, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन है, और द आंसर मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द D1, नॉट दिस वन। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्जुगेशन क्या है विकी सतुआ? बेटा आपको प्लस की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। प्लस की क्लास रात को 11 बजे होती है, तो आज रात को 11 बजे भी प्लस की क्लास है, उसे ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कॉन्जुगेशन क्या है। ओके, ठीक है, चलिए अब अगला आ जाए। When propine is treated with aqueous H2SO4 in presence of HgSO4, the major product is, ये रिएक्शन जरा हम देख लें कैसे होगा। प्रोपाइन हमारे पास है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, यस, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास कंपाउंड आ जाता है। इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं HgSO4 H2SO4 के साथ, देन इन दैट केस सबसे पहले ये बनाता है CH3C, यहां पर आता है OH, दिस इज डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाता है। अब ये करेगा टॉटोमराइज, जब ये टॉटोमराइज करता है तो ये बना देता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो दिस गेट्स टॉटोमराइज्ड। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पे क्या कंपाउंड है? दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज प्रोपानोन एसीटोन। एक बात का ध्यान रखना, एक्सेप्ट फॉर एसिटिलीन दैट इज C2H2, बाकी सारे के सारे अल्काइन कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रोपेनल नहीं है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनेगा यार, बीच में बन के खत्म हो जाएगा। एसीटोन इज द आंसर, प्रोपेनॉल नहीं है, प्रोपेनोन है, प्रोपेनॉल नहीं है। इज इट क्लियर? ओम बालानी बेटा, उम्मीद का शेड्यूल शुरू होने वाला है 10th को, 10th से उम्मीद का क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, ओके। सो गिवन द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर। अब बात सीधी सीधी है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। तो स्टेबिलिटी का तो ऑर्डर देना है। यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज एरोमेटिक, इसका सबसे कम होगा, दिस इज गोइंग टू हैव द लीस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक है। दिस वन इज एरोमेटिक। ये कॉन्जुगेटेड है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, दिस इज कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरोमेटिक। तो उसके बाद ये है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है, ना तो ये कॉन्जुगेटेड है ना ही एरोमेटिक है। तो यहां पे तीनों के अंदर डबल बॉन्ड एग्जैक्टली डिफरेंट पड़े हुए हैं, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं बन रहा। तो ये ना तो कॉन्जुगेटेड ना ही एरोमेटिक है, तो दिस वन इज गोइंग टू बी द लीस्ट, उससे ज्यादा ये होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू बी 3-2-1। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नहीं बताना, आपने एनर्जी का ऑर्डर बताना है। जो सबसे कम स्टेबल है, एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो बी वेरी क्लियर, हमारे पास यहां पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ओके, चलिए आगे देखें इसको, एक और कंपाउंड को। On monochlorination of 2-methyl butane, the total number of compounds including stereoisomers formed are। चलिए अब इसको जरा ढंग से कर लेते हैं। ये प्रोपेनॉल कहां से आ गया? ओके, किसी और कंपाउंड का यहां पे आ गया। चलो
यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन को कैसे बनाएंगे आप? 2 मिथाइल ब्यूटेन इज CH3 CH CH3 CH2 CH3। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब 2 मिथाइल ब्यूटेन के कंपाउंड की बात करते हैं, इसको अंदर रिप्लेस करने की बात करते हैं, तो यहां पे रिप्लेस हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो 4 आइसोमर यहां पर बन सकते हैं। तो जरा बना लें आइसोमर को। एक बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये बन गया। दूसरा बन गया CH3 CH CH3 CH CH3 Cl, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3 and we can have CH2, यहां पर है Cl CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये 4 तो बन गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, हम बात करेंगे कायरालिटी की, हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। जब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये वाला कार्बन कायरल बन जाता है। दिस इज द कायरल कार्बन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके अंदर बन जाएंगे 2 आइसोमर्स, इसके एनाइसोमर्स। इसकी बात करते हैं तो ये वाला कार्बन कायरल बन जाता है। दिस कार्बन इज कायरल, तो यहां पर भी बन जाएंगे 2 आइसोमर्स। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, ओहो यहां से कहां गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास 6 आइसोमर्स बन जाते हैं। सो द आंसर इज सी, वेयर वी हैव 6 आइसोमर्स। एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, चलिए अगला देखें। Which of the following is used for the conversion of 2-hexene into trans-2-hexene? एक मिनट, 2-hexine है ये, 2-hexine, 2-hexine into trans-2-hexene। एक बात का ध्यान रखना, हम ट्रांस बनाना चाहते हैं। ट्रांस बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बर्च रिडक्शन। अगर हम सिस बनाना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो ट्रांस बनाने के लिए हम यूज करेंगे बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन तो होता है हमारा प्यारा प्यारा सा LiNH3 with traces of बहुत small amount of C2H5OH, traces of C2H5OH यहां पे यूज हो जाता है, and that is what we have as the catalyst. Clear? Okay. A single compound of the structure is obtained from ozonolysis of which compound? Which of the following cyclic compounds? एक बहुत मजेदार सी बात है, हमें एक कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करके एक कंपाउंड बनाना है, सिर्फ ये कंपाउंड बनना है। अब यहां पर करना कुछ नहीं है, इस C और इस C के जोड़ दो। वी हैव 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास ये हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ये। नंबरिंग कर दें इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा नंबरिंग करने पर। नंबरिंग कर देते हैं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट अस से इसको हम कहेंगे 1, इसको हम कहेंगे 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। माइंड इट, मैं इनको मार्क नहीं कर रहा हूं। 5 और 1 अटैच हो जाएंगे। अगर 5 और 1 अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है पेंटागन। we get the pentagon। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। 5 ये हो जाता है, 4 ये हो जाता है, 3 ये हो जाता है, 2 ये हो जाता है, 1। 3 के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ये आ गया CH3 3 के साथ। 5 के साथ भी CH3 जुड़ा हुआ है, 5 आ गया CH3। 1 और 5 के बीच में है डबल बॉन्ड। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंपाउंड विच गिव्स अस दिस प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। तो चेक करें कौन से वाला हुआ, ये हुआ ये वाला, है ना, यही वाला है ना, बिल्कुल सही, यस, द आंसर इज डी। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। यहां पे फटाफट नंबरिंग करके उनको जोड़ दीजिए और उसके हिसाब से आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है। दैट इज द ट्रिक यू हैव टू यूज। इज इट क्लियर? क्यों रूनी, मुझे हेयर कलर की जरूरत क्यों है? चलिए आगे देखें। Which set of the reagents are needed to synthesize the given unsymmetric alkene? Unsymmetric alkene को synthesize करने के लिए alkyne
अल्काइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमारे पास इस समय एक हिस्सा ये है, एक ये है और एक ये है। ये हमें मिल जाएगा CH3X से, कोई सा भी, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH से, और ये हमें मिल जाएगा CH3CH2X से, ठीक है। अब यहां से हमें पहले चाहिए होगा NaNH2, ठीक है। NaNH2 चाहिए होगा, फिर NaNH2 से हम इसको रिएक्ट करवा दें इसके साथ और फिर इसके साथ। सोचे क्या चाहिए हमें? अब देखते हैं इससे क्या होगा। एसिटाल्डिहाइड से हम क्या करेंगे? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO होता है, ब्रोमोप्रोपेन, कोई रिएक्शन नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। Na2SO4 10H2, इससे क्या करना है? इससे कुछ नहीं हो सकता, ये लगता है किसी और रिएक्शन का आ गया। 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोइथेन से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके बना देंगे। जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन से हम बना सकते हैं एसिटिलीन, ओके, यहां से एसिटिलीन बन जाएगा। एसिटिलीन के बाद हम उसको रिएक्ट करवा सकते हैं, हाँ, 1 प्रोपेनॉल से कुछ नहीं हो सकता। ये आयोडोइथेन होगा, ये इथाइन होगा, दिस वुड बी इथाइन, आयोडोमिथेन, आयोडोइथेन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो सकता है। So this can be the compound, this can be one which is going to give us the product. बाकी तो इनमें से कोई भी नहीं देगा। Okay, fine. Which reagent is used to test unsaturation of alkanes? Unsaturation of alkane test करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर, हम यूज कर सकते हैं KMnO4, ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं unsaturation of alkenes. अल्कीन नहीं, अल्कीन में थोड़ी ना अनसैचुरेशन होता है। कंसिडर्ड H2SO4, ये अनसैचुरेशन के लिए यूज नहीं हो सकता। सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4 यूज हो जाता है, दैट गिव्स अस द रिएक्शन। अमोनियाकल CuCl2 अल्काइन के लिए यूज हो सकता है, टर्मिनल के लिए अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, अल्काइन के लिए, नॉट विद अल्कीन, वो भी टर्मिनल अल्काइन के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, फाइन। If the reactivity factor for chlorine substitution through free radical by abstracting a primary hydrogen atom is 1, then the ratio of the amount of product A and B is बहुत सिंपल है। एक बात का ध्यान रखना, this also is primary hydrogen, this also is primary and this one also is primary। तो इन दोनों के अंदर 6 हमारे पास है और यहां पर हमारे पास 3 है, तो यहां पर इसका बनने के चांसेस तो 6 हैं और इसके बनने के चांसेस है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6:3, यानी कि 2:1। तो A बन सकता है हमारे पास 2 और B हमारे पास बन सकता है 1। तो A के और B का रेशो A to B is 2:1, 2:1। दैट्स द आंसर, क्योंकि सीधी सी बात है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा है, ये वाला हाइड्रोजन कम है, तो हमें ये देखना कौन से हाइड्रोजन से रिएक्शन हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, 2:1 है बेटा, 1:2 नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अगला देखें। Which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? Easily क्या? मुश्किल से भी नहीं होगा ही नहीं। कौन सा नहीं होगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन Friedel-Crafts रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि यहां पे कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, if there is a meta directing group attached with benzene ring, then in that case it is not going to show Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ Friedel-Crafts रिएक्शंस होते ही नहीं हैं। इज दैट क्लियर? चलो अगला देखें। हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। सबसे इंपॉर्टेंट बात, less than 4 carbon atoms। अब अगर less than 4 कार्बन एटम है तो इसका मतलब है 2 कार्बन एटम है, हो सकता है 1 कार्बन एटम है।
तो हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड व्हिच बाय Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है वो अल्कीन नहीं है, वो अल्काइन नहीं है, वो अल्केन है, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे बाय एडिशन. तो ये और ये तो नहीं हो सकते. ये हो सकता है, ये हो सकता है. ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके गैसियस हाइड्रोकार्बन containing less than 4 carbon atom, gaseous hydrocarbon containing less than carbon atom. तो A क्या होगा बेटा? ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ये हो सकता है, क्योंकि इससे तो 4 कार्बन एटम बन जाएंगे ना. दिस इज गोइंग टू गिव यू 4 कार्बन एटम. ब्यूटेन बना देगा ये. इज इट क्लियर? 3 भी तो हो सकते हैं, लेकिन यहां पे 3 का ऑप्शन नहीं है ना बेटा. यहां पे Wurtz रिएक्शन में सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड है. 3 भी हो सकते थे, लेकिन 2 के साथ CH3 होना चाहिए. यहां पे एक ही अल्काइल हैलाइड लेके चलोगे तो सीधा डबल होता है ना Wurtz रिएक्शन में. तो इसीलिए यहां पर 3 कार्बन एटम नहीं हो सकते. इज दैट ओके स्पर्श? चलिए अगला क्वेश्चन देखें. द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस. फॉलोइंग रिएक्शंस कहां है? रिएक्शन कहां है? उप्स, रिएक्शन गायब हो गए, इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे सकते. चलिए अगला देखें. अरे रिएक्शन ये आ गए, पीछे वाले में रिएक्शन गायब हो गए थे. द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि C7H8 3Cl2 के साथ हीट करने पर A बनाता है, A के अंदर Br2Fe करने पर B बनाता है, B ZnCHCl के साथ C बना देता है. तो क्या होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट? अब देखो इसका रिएक्शन कैसे है. C7H8 क्या हो सकता है? C7H8 इज व्हाट कंपाउंड? C7H8 इज दिस. C7H8 को हमने रिएक्ट करवा दिया 3Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट. 3Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट. जब 3Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन बेंजीन रिंग पर नहीं होगा, साइड चेन पे होगा. तो साइड चेन पे जब रिएक्शन होता है 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये साइड चेन पे जब रिएक्शन होगा तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म CCl3. यस, CCl3 बनेगा. ठीक है. अभी CCl3 को फिर हमने क्या किया? Br2Fe के साथ रिएक्ट करवाया. जब इसको Br2Fe के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी सिंपल हैलोजनेशन रिएक्शन एंड दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ऑन द रिंग. ये वाला रिएक्शन रिंग पर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Br ये दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है. बीइंग अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये प्रोडक्ट बना के देगा हमें ये वाला. Here it is going to be CCl3 and यहां पर हमारे पास आ जाएगा Br. This is CCl3 and there it is going to be Br. अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पे यूज कर रहे हैं जिंक HCl. जिंक HCl, ये जिंक HCl इसको रिड्यूस कर देगा. इसको रिड्यूस कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा Br. So this is going to be the product that we are going to get, मेटा ब्रोमो टॉलुइन और 3 ब्रोमो टॉलुइन, या फिर हम कह सकते हैं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन. इसके 3 नाम बन सकते हैं. ओके. 2 IUPAC में एक्सेप्टेड है. 3 ब्रोमो टॉलुइन भी एक्सेप्टेड है और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन भी एक्सेप्टेड है. सो दिस इज द प्रोडक्ट और हमारे पास आंसर क्या है? मेटा ब्रोमो टॉलुइन. दैट्स द आंसर. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स गेट लॉन्गर फर्दर. आगे फर्दर चलें. नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद concentrated HNO3 H2SO4 at 80 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. चलो ये वाला जो एक रिएक्शन है ना, जो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, दिस इज द ओनली रिएक्शन दैट आई रिमेंबर फ्रॉम 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेरी बहुत ही वाहियात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जब मैं 11th क्लास में था. 12th क्लास में आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही उड़ती हुई नजर आती थी मुझे. ये कैसे बनेगा? ये देखो, हमारे पास ये है बेंजीन रिंग. इस बेंजीन रिंग को अगर रिएक्ट करवा दिया जाए HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट अ टेम्परेचर स्लाइटली लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, तो मिलता है हमें मोनोनाइट्रोबेंजीन. यस, वी आर गोइंग टू गेट मोनोनाइट्रोबेंजीन. ठीक है. अब इस मोनोनाइट्रोबेंजीन को अगर रिएक्ट करवा दिया जाए फिर से HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में और टेम्परेचर रखा जाए 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में,
तो ये बना देता है मेटा डायनाइट्रोबेंजीन. सो यस, इट इज गोइंग टू गिव अस NO2 एंड इट्स गोइंग टू गिव अस NO2. ये बनेगा मेटा डायनाइट्रोबेंजीन. अब इस मेटा डायनाइट्रोबेंजीन को अगर रिएक्ट करवा दिया जाए फिर से HNO3 के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर रखा जाए ग्रेटर देन, ये लेस देन लिख दिया मैंने. एक तो ये ग्रेटर देन और लेस देन में बड़ी गड़बड़ होती है. ठीक है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस और ऐसे केस में एक वर्ड यूज हो जाता है रिफ्लक्स. तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, दिस इज NO2, यहां भी NO2 है और यहां भी NO2 है. दिस इज 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन यहां पर बन जाता है. तो यहां पर अब हम टेम्परेचर की बात करें, यहां पे क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है. 80 to 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 60 से 100 के बीच में है. तो यहां पर एक और ब्रोमिनेशन हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म 1,3 डायनाइट्रोबेंजीन. अब 1,2,4 तो खैर बनता ही नहीं है कभी भी, 1,4 बनेगा नहीं कभी भी, 1,2 बनेगा ही नहीं क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्थो और पैरा बना रहे हैं. तो ऑर्थो पैरा तो बनता ही नहीं है. यहां पे सिर्फ 1,3 डायनाइट्रोबेंजीन की ही पॉसिबिलिटी, और कुछ बन ही नहीं सकता. यहां पे कोई एम्बिग्विटी भी नहीं है. अगर आपको सिर्फ यही पता है, मेरी क्लास का टाइम आशी तोमर, मेरी क्लास का टाइम होता है 6 बजे और 9 बजे. इज इट क्लियर? क्लोरोपिक्रिन ये नहीं है बेटा, राहुल बोला. क्लोरोपिक्रिन इज व्हेन वी रिएक्ट क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड, तब क्लोरोपिक्रिन बनता है. वो नाइट्रो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमिथेन है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद AgNO3? प्रेसिपिटेट विद AgNO3 वो बनाएगा जिसके अंदर रिएक्शन हो सकता है. हाँ, प्रेसिपिटेट विद AgN3 ये बनाएगा. ये क्यों बनाएगा? क्योंकि ये आयोनिक है. ये आयोनिक क्यों है? क्योंकि अगर इसके साथ ये Br को हटा दिया जाए तो Br को हटाने के बाद जो स्पीशी बचती है वो एरोमेटिक बच जाती है. तो इस वजह से ये एरोमेटिक बन जाता है. ये बनता है इस तरीके से. ये कंपाउंड है. दिस इज अ tropylium cation. Tropylium cation is actually aromatic. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, ये प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 के साथ. ठीक है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? एसिडिटी, ये तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है. सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा टर्मिनल अल्काइन. टर्मिनल अल्काइन के अंदर भी जहां पर हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए नहीं है. तो सबसे ज्यादा एसिडिक है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज द मोस्ट एसिडिक. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा समथिंग लाइक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. कम से कम इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है. इसके बाद हमारे पास बहुत ही कम आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर इससे भी कम एसिडिक हो जाएगा CH3. सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर एंड हेयर कम्स दैट फर्स्ट वाला ही इसका आंसर बन जाता है. बाकी तो कोई भी नहीं बनेगा, ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर बन जाएगा. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो एसिडिक हो जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला देखें. नेक्स्ट वन, predict the correct intermediate and the product in the following reaction. I think we have already done this question. कर लेते हैं फिर से. हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं HgSO4 के साथ H2SO4 के साथ. तो जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज एन इनॉल. यहां पर इनॉल बनता है. इनॉल क्या है? यहां पे है CH3C double bond CH2OH. This is the intermediate. अब ये इंटरमीडिएट करेगा टॉटोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म करके ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन. सो ओह, पीछे से लगे थे हम. ये क्या मतलब हुआ भाई? ये तो बन ही नहीं सकता, छोड़ो. ये कहां से बन गया वापस? ये है ना आंसर.
ये तो है नहीं, बात खत्म हो गई, ये लो प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर तो एक बड़ी मजेदार सी बात है, कार्बन की वैलेंसी 5 बना रखी है, ये कंपाउंड कहां से बन जाएगा? कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी ना बन सकती है। ओके, in the following sequence of reaction the product D is HBr HBr alcoholic OH NaNH2 आएंगे। ये क्या हुआ? बड़े मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रिएक्ट करवाया HBr के साथ, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, फिर से इसको रिएक्ट करवाया HBr के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr। एक बात का ध्यान रखना, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो ये हमेशा जेमिनल डाइहैलाइड बना देता है। दिस ऑलवेज फॉर्म्स जेमिनल डाइहैलाइड, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड बना देगा। अब जेमिनल डाइहैलाइड के साथ अब फिर हमने क्या किया, इसको ट्रीट कर दिया अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से HBr निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, तो HBr निकलने के बाद बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर इसको हमने ट्रीट कर दिया NaNH2 के साथ, NaNH2 से फिर से एक और बार HBr निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से निकले थे वहीं पहुंच पाए। और जब यहां से निकले थे और यहीं पहुंच गए हैं, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट? इथेनॉल, इथेनल, इथाइन, इथाइन। इथाइन से शुरू किया, इसके नाम से शुरू, इसी के नाम पे खत्म। क्या करें, इथाइन बन गया। इथीन नहीं बनेगा, इथाइन बनेगा। ओके, सो दैट्स द प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन करें। जतिन राजपूत क्या कर रहे हो बेटा? स्पैम हो गया है। खुशबू मीना कह रही है आपको कोई वो है डाउट, जल्दी से पूछ लीजिए जो भी डाउट है आपका। बीजी लकी बड़े दिनों बाद नजर आया यार, आजकल आप आ नहीं रहे हो, प्लस की क्लास में भी, स्पेशल क्लास में भी, कहां हो? ओके, चलिए आगे देखें। ये तो हमने कर लिया, हाँ कर लिया। ओके, ये वाला तो कर लिया, ये भी हो गया। मैं पीछे जा रहा हूँ। ओके ओके, मैं भी घबरा गया कि आगे क्या गड़बड़ कहाँ हो गई। ओके फाइन, द ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो बड़ी बार आ गया, दिस इज व्हाट वी हैव एज ब्रिज रिडक्शन। एंड ब्रिज रिडक्शन इज Na लिक्विड NH3 और लिथियम लिक्विड NH3, ये बन जाता है। ओके, लो आ गए केल्विन वाले। इथाइन वाला बता तो दिया बेटा, क्या बताना है इसमें? इथाइन वाला कौन सा बताना है भाई? स्पर्श कौन सा इथाइन वाला? मुझे ये तो पता चले कौन सा इथाइन वाला बताना है आपको। सारा तो बता दिया। इथाइन वाला दोबारा बता दूं? ये रहा इथाइन वाला। इथाइन के साथ HBr बनाओगे तो यहां पे ब्रोमीन लग जाएगा, फिर एक HBr ऐड हुआ ना, एक साइड H एक साइड Br। अब Br हमेशा एक ही कार्बन पे दोनों ऐड होते हैं, कभी भी अलग अलग कार्बन पे ऐड नहीं होते। तो यहां पर हमने जब इसको यहां से एलिमिनेशन शुरू हो गया, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ, यानी कि पहले हाइड्रोहैलोजिनेशन किया, फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दिया, 2 स्टेप में हाइड्रोहैलोजिनेशन किया, 2 स्टेप में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दिया, बना दिया प्रोडक्ट। बर्स्ट रिडक्शन इज बाय रिएक्शन ऑफ लिक्विड। ये तो तीसरी बार करवा रहे हैं बेटा बर्स्ट रिडक्शन। यहां पे सोडियम हो सकता है, यहां पे लिथियम हो सकता है विद लिक्विड NH3 एंड ट्रेसेस ऑफ इथेनॉल। दैट इज व्हाट वी हैव एज बर्स्ट रिडक्शन। ठीक है, चलिए आ जाइए। विद रिस्पेक्ट टू कॉनफॉर्मर्स ऑफ इथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कॉनफॉर्मर्स ऑफ इथेन, यहां पे हमारे पास है स्टैगर्ड, हमारे पास है एक्लिप्स्ड, और स्टैगर्ड की एनर्जी कम होती है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एक्लिप्स कम स्टेबल होता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है यहां पर, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। कौन सा बॉन्ड एंगल चेंज होता है यार? कौन सा बॉन्ड एंगल चेंज होता है?
कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। आप घुमा रहे हो, बॉन्ड एंगल थोड़ी ना चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम। कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर द चेंज इज इन द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बॉन्ड एंगल चेंज होता है, कॉन्फॉर्मेशंस में बॉन्ड एंगल नहीं बदलता। बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स द सेम। स्लाइटली बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, बट कोई खास नहीं, तो दैट्स नॉट मच ऑफ द डिफरेंस, सब कुछ सेम ही रहता है कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर। ओके, अगला देखें, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार। कोल टार इज अ सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज द सोर्स। यहां से आपको कोल टार के अंदर से सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। A hydrocarbon with the formula C8H18, 8H18, 16 एल्केन है ये तो। द हाइड्रोकार्बन इज, ये तो एल्केन है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब है यहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन एक आइडेंटिकल है। सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं? हमारे पास है 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 तो ये लग गए, फिर एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। अब यहां पर सारे के सारे प्राइमरी कार्बन हो गए और ये एक एल्केन है, C8H18 है, ये एल्कीन नहीं है, एल्केन है। तो अब अगर यहां पे ये लगाते हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। दैट शुड बी द कंपाउंड। इसके अंदर एक आंसर मिलेगा, ये रहा 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। इसके अंदर मोनोक्लोरिनेशन करोगे क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे प्राइमरी कार्बन है, सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो यहां पर हम मिल जाता है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ओके, अर्शिया सिराज बेटा, बॉन्ड एंगल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, हार्डली एनी डिफरेंस इज देयर जब हम कॉन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यानी कि हम यहां पर जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। मैलोनिक एसिड एज द ओनली प्रोडक्ट। मैलोनिक एसिड, सबसे पहले तो मैलोनिक एसिड होता क्या है वो देख लें। मैलोनिक एसिड इज दिस, ठीक है। अब मैलोनिक एसिड कौन कौन से कंपाउंड से बन सकता है? सीधा सा मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से कंपाउंड से बन सकता है। पहली बात तो मैलोनिक एसिड इससे बन सकता है, अगर इस कंपाउंड को ले लिया जाए, इसके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से हमें मैलोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा किससे बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, 4 5 6, ठीक है। तो ये और ये, यहां से एक मैलोनिक एसिड बन जाएगा, यहां से एक मैलोनिक एसिड बन जाएगा। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज जिससे सिर्फ मैलोनिक एसिड बनेगा, अदरवाइज और किसी पॉसिबिलिटी से सिर्फ मैलोनिक एसिड नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ और साथ में बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से क्लीव कर दो, यहां से क्लीव कर दो, तो साथ में फॉर्मेल्डिहाइड भी बन जाएगा। मैलोनिक एसिड बनेगा वो ठीक है, लेकिन फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड भी बन जाएगा। यहां पे करोगे तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, मैलोनिक एसिड नहीं बनेगा, और यहां पे साथ में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा या फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये रहा ना हमारा कंपाउंड, इसको बीच में से क्लीव कर दीजिए, इधर मैलोनिक एसिड बन जाएगा, इधर भी मैलोनिक एसिड बन जाएगा। इधर अगर करते हो तो एक साइड ऑक्सैलिक एसिड बनेगा और एक साइड सक्सिनिक एसिड बनेगा, तो यहां पर ये नहीं है, इसका आंसर सी बन जाता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट। सुल्तान जेब बुनेरी, you are from Pakistan and you'll watch the lecture daily. Very good, very good. लेकिन सुल्तान जेब बुनेरी, मैंने नाम तो आज आपका देखा है, रोज तो मैं देख नहीं पाता आपका। ओके, Will NEET 2020 be difficult after including AIIMS and NEET 2020 was easy because of COVID? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, डिफिकल्ट होगा तो डिफिकल्ट हो जाए, इजी होता है तो इजी हो जाए, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, सबके लिए इजी होगा।
आप एनसीईआरटी थॉरो कर लीजिए, आपके लिए सब कुछ ईजी है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा रिएजेंट है। अब एक बात का ध्यान रखो, यहां पे CH3 तो कॉमन है, CH3 को तो भूल जाओ। अब यहां पर देखते हैं दूसरा ग्रुप कौन सा एक्टिवेटिंग है, ये OCH3 है, ये OH है, यहां पर हमारे पास NHCOCH3 है और यहां पे CH2OH है। एक बात का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर हो जाएगा B, क्योंकि OH इज द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा A, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा C और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा D। यहां पर D, दिस इज नॉट गोइंग टू एक्टिवेट क्योंकि CH2 है, यहां पर ये एक्चुअली थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर जाएगा। यहां पे डोनेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? White. What happens when 2-butene reacts with H2 in presence of nickel boride or Lindlar's catalyst? Lindlar's catalyst nickel boride ये करवाते हैं सिंक्रोनस एडिशन, सेम साइड एडिशन करने पर बनता है सिस एल्कीन। यू गेट सिस एल्कीन ऑन सिंक्रोनस एडिशन। तो सिस एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे PDCO3, आई थिंक दिस इज व्हाट यू गेट। कोई टेंशन ही नहीं है, सेम साइड अटैक, सेम साइड, दोनों सेम साइड पे बने हुए हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है ना। और हमें 2-ब्यूटाइन, तो 2 डबल बॉन्ड कहां से आ गए, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है जी। तो आंसर इज A, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इज सिस ब्यूट 2ene विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। An isomer of C6H14, isomer of C6H14, सबसे पहली बात है दिस इज एन एल्केन, CnH2n+2 alkane forms 3 monochloroderivatives, excluding isomers, स्टीरियो आइसोमर्स की बात हम नहीं कर रहे। तो चलो एक काम करते हैं, C6H12 के आइसोमर्स बना देते हैं। C6H12 के आइसोमर CH3, CH2, 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 CH3, ये एक आइसोमर है, ठीक है। दूसरा CH3, CH, यहां पर लगा दो CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH3, ठीक है, ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा हम बनाएंगे ये CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और यहां पर लगा दिया CH3, ये तीसरा आइसोमर है। चौथा आइसोमर हमारे पास ये है CH3, CH, this is CH3, this is CH, this is CH3 and this is CH3, and the fifth isomer is going to be CH3, यहाँ पे C है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर ये CH2 और ये CH3 है। जरा पता करते हैं इनके अंदर कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं। हमें पता करना फॉर्म्स 3 मोनोक्लोरोडेरिवेटिव्स। यहाँ पर अगर लगाते हैं तो यहाँ लगा दिया तो ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहां पर अगर लगा देंगे तो ये फिर से तीसरा है, ये फिर से दूसरा है और फिर से पहला है। तो आंसर तो हमें यही मिल गया, ये 3 मोनोक्लोरोडेरिवेटिव ये बनाता है सिंपल सा एन हेक्सेन, है ना। ओके, जरा इसके अंदर चेक करें, इसके अंदर ये एक आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, ये तीसरा आइसोमर है, ये चौथा आइसोमर है, ये पांचवा आइसोमर है। तो यहां पर तो हमें 5 प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाएंगे। जब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये वाला है। ध्यान रखना इसके अंदर ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। इसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूट करते हो और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हो तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे 4 आइसोमर मिलेंगे। इसकी बात करें, एक आइसोमर यहां मिलेगा, दूसरा आइसोमर यहां मिलेगा, बस इसमें सेम मिलेगा। 1 2 3 4 इसमें सारे के सारे कर दो, ये सेम मिलेगा और इसके अंदर कर दोगे तो दूसरा यही मिलेगा। ओके, तो यहां पे 2 आइसोमर बनेंगे। यहां पर क्या होता है, एक इस पे बनेगा, दूसरा इस पे बनेगा, ठीक है, और तीसरा इस पे बनेगा। इसके भी 3 आइसोमर हो सकते हैं। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर बन सकता है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा है। वी नीड टू फाइंड कि ऑप्शन में कौन सा है। नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन नहीं है यार, नियोहेक्सेन है। तो नियोपेंटेन तो नहीं हो सकता, एनहेक्सेन हो सकता है, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन नहीं हो सकता, आइसोहेक्सेन नहीं हो सकता। आइसोहेक्सेन कौन सा है, देखो भैया, ये है 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन और आइसोहेक्सेन ये वाला है। तो
तो ये नहीं हो सकते, ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। दिस इज नियोहेक्सेन है, ये नियोपेंटेन नहीं है। तो वहां पे जानबूझ के घुमाने के लिए नियोपेंटेन वर्ड दे रखा था और वो भी फर्स्ट ऑप्शन बना दिया गया था जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। इज इट क्लियर? ओके, चलिए ये वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड थ्री को हमें डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। बहुत सीधी सी बात है, टर्मिनल अल्काइन है। दिस इज द टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन किसके साथ रिएक्ट करता है? Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। बात खत्म हो गई। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड हर किसी से रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन एसिटिक एसिड भी हर किसी से रिएक्ट करेगा, अल्कलाइन KMnO4 भी हर किसी से रिएक्ट करेगा, बट अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट सिर्फ थर्ड वाले से रिएक्ट करेगा, बाकियों से रिएक्ट नहीं करेगा। मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, यू कैन गेट द इंटरेक्शन विद एजुकेटर, यू गेट लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड, साथ ही साथ आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, और साथ ही साथ मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। सो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में क्या होता है उसका अगर आपने फील लेना है तो जुड़िए मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही हैं ऑफ दिस बैच कॉल्ड मंथन। रात को 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास है अबाउट द मंथन के, वो जो है ना कुछ प्रश्न मंथन की क्लास है, और रात को 10 बजे हमारी नॉर्मल मंथन की क्लास है, जिसके अंदर जो सुबह अभी अब 10 बजे जो हमारा सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर, वही सेशन हमारा रिपीट होगा रात को 10 बजे भी। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द क्लास ऑफ मंथन। एंड हमारे साथ जुड़िए, ये स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार स्पेशल क्लासेस में क्या होता है और हमारी प्लस क्लासेस में क्या होता है। तो स्पेशल क्लासेस आर वेरी सिमिलर टू द प्लस क्लासेस। तो हमारे साथ जुड़िए आप, और साथ ही साथ इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की सारी की सारी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा? अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, उसे इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गो इन विद द नीट यूजी, यहां पे आइए प्लस पर और उसके साथ आ जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पर। एंड देन यहां पर हमारे पास है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2022 स्टूडेंट्स। गो अहेड एंड टेक इट। बेटा 1 ईयर से ज्यादा अच्छा है दिस 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, जल्दी से ले लीजिए। और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2021 स्टूडेंट। गो अहेड एंड टेक इट, यूज द कोड AV Live एंड ज्वाइन विद मी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर भी हमारे पास 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है, यहां पर भी हमारे पास 18 मंथ सब्सक्रिप्शन है ऑन द आइकॉनिक। आइकॉनिक में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक में आपको एडवांटेज है, आइकॉनिक के अंदर प्लस इंक्लूडेड है, प्लस इज राइट विद इन आइकॉनिक, जुड़ जाता है प्लस आइकॉनिक के अंदर। और यहां पर इन एडिशन टू दैट आइकॉनिक में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, यू गेट द स्टडी प्लानर, यू गेट एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड द टेस्ट एनालिसिस। तो जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक और शेयर जरूर कीजिए लाइव नीट डेली को, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स राइट हियर। सो मिलते हैं ऑन दिस सेशन। यूज द रेफरल कोड AV Live, गेट द 10% डिस्काउंट एंड ज्वाइन विद अस। सो मिलते हैं 10 बजे आज ही ऑन मंथन।